गुड मॉर्निंग, कैसे हो? नए चैप्टर के साथ जुडिशरी, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। पिछले कई सारे चैप्टर में आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। आज का जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द जुडिशरी और न्यायिक व्यवस्था। कैसे न्यायपालिका काम करती है, उसके पास क्या क्या पावर है, कैसे पार्लियामेंट के ऊपर, कैसे एक आम आदमी के ऊपर और कैसे सरकार के ऊपर उसका कंट्रोल है, इसको पावर कहां से मिली है और क्या पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर को कम कर सकती है, ये सभी टॉपिक इस चैप्टर में कवर होंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, क्या भारत की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, अपने संविधान में किस हिसाब के प्रोविजन जुडिशरी के लेकर दिए गए हैं। साथ में हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करेंगे, पीआईएल की बात करेंगे। इन सारे विषयों पे जुडिशरी कैसे ह्यूमन राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करती है, जुडिशरी के क्या क्या काम है, सरकार कैसे इसमें इंटरफेयर करती है या फिर ये सरकार के इंटरफेयर से कैसे मुक्त है। इन सभी विषयों पर हम आज के चैप्टर में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि भाई आप अपनी 11th क्लास को पास आउट करो, ये आप अपने समाज में देखोगे इन सारी चीजों को। ठीक है, हर पॉइंट को नोट डाउन भी करना है और दिमाग से समझना है, बिल्कुल क्लियरली एक एक लाइन को सुनना है। तो चैप्टर का नाम है भाई जुडिशरी। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में ये बताया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक जुडिशरी भी था। ध्यान है ये बात भाई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या था? टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? टू इंप्लीमेंट लॉ। जुडिशरी का क्या काम है? ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, आज की क्लास में इससे जुड़े हर सवाल का जवाब इस क्लास के बाद आपको होगा। सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के हिसाब से ना पढ़ने इसको, ध्यान दो। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और जहां भी सोसाइटी होगी, जहां भी इंडिविजुअल्स होंगे, वहां पे डिस्प्यूट होने की संभावना रहेगी। तो कोई तो हो जो उन डिस्प्यूटों को सुलझा सके। तो उन डिस्प्यूटों को सुलझाने का जो सारा का सारा प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम दे रखा है जुडिशरी को। ये क्या करती है? टू सेटल डिस्प्यूट्स। भाई डिस्प्यूट आम आदमी के बीच में हो सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो सकते हैं, एक आदमी और सरकार के बीच हो सकते हैं, राज्य सरकार और राज्य सरकार के बीच हो सकते हैं ना डिस्प्यूट। जब कहीं भी आदमी होंगे, कहीं भी पॉपुलेशन अगर रेजाइड करती है, रहती है, तो वहां पे डिस्प्यूट होंगे भाई। तो हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन कर रखा है जो सीधे डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर प्राप्त करती है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित करना। कानून का राज का प्रोटेक्ट करना, उसका क्या मतलब है कि भाई कानून सबके लिए बराबर होगा। एक सोसाइटी में अमीर भी है और गरीब भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं। कोई भाई अलग रिलीजन का है, कोई अलग कास्ट का है। जब हम फैसला इन चीजों के आधार पर ना करें कि जो सच्चा है उसको सच्चा बोलें, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, जो गलत है उसको गलत बोले, ये होता है कानून का राज। जब हमेशा कानून सबसे बड़ा होगा ना, वो होगा कानून का राज। तो जुडिशरी का एक काम ये टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और देखे भाई,
टू सेफगार्ड और ये आगे आप देखोगे इसी चैप्टर में कैसे काम करती है जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और उसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 32 जिसमें ये बता रखा था अगर इफ एनीवन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल वायलेट योर फंडामेंटल राइट यू कैन डायरेक्ट अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या हमारी जुडिशरी क्या करती है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सेफगार्ड या उनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की ये व्याख्या करती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका मतलब क्या है। देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिख रखा है उसका मतलब वो माना जाएगा जो जुडिशरी ने बताया है। आप क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, अलग बात है। न्यायपालिका ने जो मतलब बताया है ना उस बात का, वो अपने देश में स्वीकार्य एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। और टू चेक वेदर other organs are functioning in accordance with constitution or not। सबसे इंपॉर्टेंट काम भी ये भी जुडिशरी चेक करती है कि जो दूसरे ऑर्गन है सरकार के वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करते हैं या नहीं। ध्यान दो भाई, जो जुडिशरी है ना उसके सामने वो एक चीज को आधार मान के काम करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उसको जस्टिस करना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है ना उसको प्रोटेक्ट करना है। और कोई भी देश के अंदर काम हो रहा है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है ये चेक करना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, ये सारे काम करने हैं। टू गिव जस्टिस, टू सेटल डिस्प्यूट का मतलब यही तो होगा भाई, टू गिव जस्टिस, न्याय देना है भाई, यही तो होगा इसका बात, इसका मतलब क्लियर है, सिंपल सी बात। ये है जुडिशरी। क्या ये काम अगर एक ऑर्गन को सौंपे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को अपने भारत की ये पावर दी है कि भी आपको ये काम करने, इन काम करने के लिए क्या ऐसी जुडिशरी काम कर सकते हैं जिसके ऊपर किसी का दबाव हो। मान लिया पार्लियामेंट का दबाव है तो क्या वो चेक कर सकते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रही है या नहीं। पार्लियामेंट क्या काम करती है, कानून बनाने का। और अगर वो जुडिशरी से ज्यादा ताकतवर होगी तो क्या जुडिशरी किसी कानून को जो हो सकता है संविधान के संगत ना हो उसको भी फिर मना नहीं करेगी। इसका मतलब तो फिर जो पार्लियामेंट हो अपने हिसाब से कोई भी कानून बना सकती है। इसीलिए इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भाई न्याय देना है, न्याय कौन दे सकता है जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसको कोई किसी का पक्षपात नहीं है, और जो न्याय देने वाला है उसको कोई भय नहीं है। यही तो बात होगी। अगर उसके ऊपर किसी एक पक्ष का दबाव है, वो अमीर का साथ दे रहा है, वो किसी एक धर्म विशेष का साथ दे रहा है, किसी कास्ट विशेष के साथ है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट होगा और क्या वो सही जस्टिस होगा।
नहीं होगा। अगर आपको जस्टिस चाहिए है तो आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शुरू करेंगे भाई। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसका मतलब क्या है और इसके क्या प्रोविजंस हमने कर रखे हैं। देखिए, इसका मतलब है भाई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होगा कि ऐसा ना होना चाहिए कि भी ये अनेबल टू डू जस्टिस हो जाए, मतलब ये न्याय ही ना कर पाए। इट शुड बी फ्री टू डू जस्टिस। ऐसा ना हो जो दूसरे ऑर्गन है सरकार के, जैसे एग्जीक्यूटिव है, जैसे लेजिस्लेटिव है, वो इसको रिस्ट्रेन करे, रोके, और ये अनेबल टू डू जस्टिस हो जाए, भाई न्याय ही ना कर पाए। इंडिपेंडेंट का मतलब है इट शुड बी फ्री टू डू जस्टिस। दूसरा है इसी का मतलब अदर ऑर्गन्स मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। दूसरा क्या काम है, एक तो जब ये न्याय करे इसलिए फ्री होनी चाहिए ताकि ये न्याय कर सके। दूसरा, जो इसने डिसीजन दिया उसमें कोई इंटरफेयर ना हो। मान लिया इसने अपना डिसीजन दे दिया और कोई उसको मान नहीं रहा, तो ये इंडिपेंडेंट मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये कुछ है नहीं। अगर आपने कोई फैसला सुनाया जुडिशरी ने और लोग उसको मान नहीं रहे, तो फिर कहाँ के आप इंडिपेंडेंट हो। तो जो डिसीजन आया है उसमें भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो काम कर रखा भाई, द जजेस हैज शुड हैव नो फियर so that they can do justice। जो हमारे जज है ना भाई, उनके ऊपर कोई भय ना हो ताकि वो आराम से जस्टिस कर सके। बात समझो, जुडिशरी के हमने फंक्शन पढ़े, अभी क्या क्या काम करती है। तो इसके पास ये इतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये आसानी से अपना जस्टिस का काम करे। इट शुड बी फ्री टू डू जस्टिस, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी एबल टू डू जस्टिस। एबल वो होगा जो फ्री होगा, दबा होगा तो कैसे एबल होगा। दूसरा, जो इसके डिसीजन है उसमें कोई इंटरफेयर ना हो भाई सरकार के किसी भी ऑर्गन का। और तीसरा, जो जजेज हैं वे, उनको अपने फंक्शन करना है, जो काम करना है वे फंक्शन फ्रीली कर सके विदाउट फियर। ये तीन काम हमें चाहिए। देखो, इस इंडिपेंडेंट होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भी ये अकाउंटेबल नहीं है। इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन्स अनअकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल है भाई, किसके प्रति अकाउंटेबल है। देखो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब कोई भय नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना, स्वतंत्र तो वो है असल में। बट उसके बाद यहां पे लिख देते हैं भाई, इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन अनअकाउंटेबिलिटी। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, फ्री होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं, ये अनअकाउंटेबल है। जुडिशरी इज ऑल्सो अकाउंटेबल। किसके अकाउंटेबल, इट इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई संविधान के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है।
पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनके प्रति अकाउंटेबल है। सबसे पहले ये अकाउंटेबल है संविधान के प्रति, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इनको पावर दी है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं करते तो इसका मतलब ये सही नहीं है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है भाई? भारत की आम लोगों ने। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल पढ़ी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। इसका मतलब है हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ये अकाउंटेबल है तो भारत के लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल होगी। ठीक है, तो यहां पे इंडिपेंडेंस का मतलब अनअकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। अब देखिए, प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं, ध्यान से समझना भाई। लिखे, लेजिस्लेचर गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव हैज little role in appointing the judges। लिटिल का मतलब, हैज लिटिल रोल का मतलब होता नेग्लिजिबल रोल, या फिर ये मान लो रोल है ही नहीं। जजों के अपॉइंट करने में ना तो लेजिस्लेचर का ना किसी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अगर जज चुनने वाली सरकार हो या संसद हो तो क्या वो जज इंडिपेंडेंट हो सकता है? मान के चलो संसद के साथ या फिर सरकार के साथ और किसी स्टेट का विवाद है और जज चुन रखा है सरकार ने, तो क्या वो सरकार के खिलाफ डिसीजन देगा? नहीं। तो इसमें क्या कर रखा है, जितने भी जज चुने जाते हैं उसमें सरकार का या संसद का, विधायिका का या कार्यपालिका का कोई रोल नहीं होता चुनने में। अगर चुनने में रोल नहीं है, इनके चुनने का प्रोसीजर भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक में, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जजेस। जो जज है ना, इनका एक निश्चित कार्यकाल है। निश्चित कार्यकाल का मतलब भाई कि इनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। जैसे अगर किसी जज को 65 ईयर्स का रिटायर होना है तो 65 ईयर का ही रिटायर होगा, उसको हटाने का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जजों को चुन नहीं सकते, आप जजों को हटा नहीं सकते। तो क्या वो फ्रीली काम करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ना तो आप चुनने वाले हो ना आप हटाने वाले हो। तो अगर वो सही डिसीजन लेता है और सही डिसीजन में भी अगेंस्ट यू, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई ऐसा ही तो होगा, अगर सरकार चुनने वाली हो या सरकार हटाने वाली हो तो सरकार की ज्यादा पावर होगी, समझे? तो इस कारण क्या कर रखा है, एक फिक्स्ड टेन्योर है भाई जजेस का, उनको अपने पद से इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, हम बात करेंगे भाई कैसे इनको हटाया जाएगा। तीसरा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। जो हमारी न्यायपालिका है ना, आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है।
आपको पता है क्या सरकार है जो गवर्नमेंट, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है? नहीं है। उनको एक पैसा भी संसद की परमिशन के बाद मिलेगा। दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर टू टेक आउट मनी। बट जो जुडिशरी है, इसको पैसे के लिए संसद पर डिपेंड नहीं है, इसके इंडिपेंडेंट प्रोविजंस हैं। जो जज हैं उनकी सैलरी अलग है, उसको संसद घटा या बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, ऐसा नहीं भी उनकी सैलरी रोक ली जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है। वहां पे चपड़ासी से लेकर जज तक की उनका अपना प्रोसीजर है सिलेक्शन का भी, समझ गए। और साथ में वो उनके पास अलग प्रोविजन है भी, वो धन के लिए उनके पास अलग सोर्स है। ये इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है भाई, इनको कोई भी क्या, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है और दूसरे ऑर्गन्स पे। ठीक है। फोर्थ, नो वन कैन क्रिटिसाइज इट्स डिसीजन पब्लिकली। एक और भी है भाई, जो भी डिसीजन जुडिशरी ने दिए हैं उसके निर्णयों को कोई भी पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उनकी आलोचना नहीं कर सकता। इनके पास पावर है उसको दंड देने की। ठीक है। बिहेवियर ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा भी, कैसे हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये है ये टॉपिक। जो जुडिशरी ने डिसीजन ले दिया उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते, वो सच है, बस उसको मानना ही है। उसको, उस डिसीजन को कोई बदल नहीं सकता। जो डिसीजन है या तो कोर्ट खुद बदले, अदरवाइज कोई नहीं बदल सकता। उसकी आप आलोचना भी नहीं कर सकते, उसमें आप कमी भी नहीं निकाल सकते। अगर आपने कमी निकाली तो इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट का अपमान होगा और कोर्ट का अपमान करने के कारण आपको सजा दी जा सकती है न्यायपालिका जुडिशरी के द्वारा। साथ में जो जज हैं उनका बिहेवियर भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। सिर्फ एक कारण है डिस्कस होने का, जब पार्लियामेंट में उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि भाई उस जज ने तो गलत डिसीजन लिया, वो सही आदमी नहीं है, उसने ऐसे कमी करी, कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट, मतलब उसके बिहेवियर को हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। सिर्फ एक, जब उसको हटाने का प्रोसीजर चल रहा होगा जो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, उसी टाइम पे ये डिस्कशन हो सकता है जज के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पावर देके जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करी गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाने की कोशिश है? देखो, हमें पता है, एक पिछले ही पेज पे हमने पढ़ा है कि दीज आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। और ये फंक्शन करने के लिए, अच्छे प्रकार से फंक्शन कर पाए जुडिशरी, तो हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब मैंने बताया कि भाई उसके पास इतनी पावर हो दैट इट कैन डू जस्टिस विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरफेयर, इसके डिसीजंस में कोई इंटरफेयर ना हो, और जो न्याय करने वाले हैं जज, वे बिना किसी डर के जस्टिस कर सके। फिर ऐसा ही प्रोविजन करा है, क्योंकि जज ही तो फैसला सुनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कर रखा है कि भाई अपॉइंट करना है जजेज को, तो किसी का हाथ नहीं है उसमें। अगर कोई भी अपॉइंट करने वाला हो तो इसका मतलब वो जज से ऊपर होगा, समझे? तो उसको डर होगा उस जज को, कहीं ऐसा ना हो भी हटा दे। तो ना तो ये अपॉइंट कर सकते, ना ये हटा सकते। अपॉइंट करने में है ही नहीं रोल, ये मान के चलो आज के दिन। तो दूसरी बात, फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। इनको हटाना, रिमूवल ऑफ जज इज ए डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, उसको भी पढ़ेंगे।
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, आर्थिक संसाधनों के लिए भी ये किसी ऑर्गन पे डिपेंड नहीं है, हर चीज के लिए रिसोर्स इनके पास खुद के हैं। साथ में इनका जो डिसीजन है उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग के उसके लिए सजा देने की शक्ति जुडिशरी में खुद है। साथ में जो जजेज का बिहेवियर है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करा जा सकता, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जब होगी जब उस जज को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया पे काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इन प्रोविजन से क्या आपको ऐसा लगता भी इंडिपेंडेंट है? लगता बिल्कुल। ठीक है, अब देखेंगे भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड रिमूवल ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस। देखो पहले क्या होता था, मतलब स्वतंत्रता के बाद सरकार की भूमिका होती भाई, प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर की, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की, इनकी भूमिका थी जजों को नियुक्त करने में। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है ना, देखो अपने यहाँ पे जो जुडिशरी है उसमें सबसे जो ऊपर वाला कोर्ट है उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और उस सुप्रीम कोर्ट का भी जो चीफ जस्टिस है जिसको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होता, सीनियर मोस्ट जज, उसको हम सीजेआई, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा ट्रेडिशन था। बट इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी की सरकार में स्पेशली 1973 में एएन रे, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया भाई भारत का, और ये सबसे सीनियर नहीं थे। देखो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है भाई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया will be elected by the president of India and other judges will be appointed by the president on the advice of CJI। समझो इसका क्या मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। जब राष्ट्रपति करेगा तो चीफ जस्टिस में तो ये ट्रेडिशन बन गया भाई, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा ना, बात समझो भी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है, मुख्य न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति करेगा तो आपको पता, हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया, राष्ट्रपति का मतलब होता है सरकार, सरकार जिसको चाहे, और राष्ट्रपति दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस की सलाह से करेगा। अब सलाह है, जो सलाह माननी जरूरी है भाई, पहले ये आया भाई क्या जो चीफ जस्टिस ने सलाह दी वो राष्ट्रपति उसको मानने को बाध्य है या नहीं, तो फिर आगे डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि भी बाध्य है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा, जिसको सलाह देगा कि भाई ये होना चाहिए वहां का जज, तो वो माननी पड़ेगी फिर राष्ट्रपति को। ध्यान से समझो, पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। शुरुआत में 1973 से पहले क्या होता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सीनियर मोस्ट जज हो जाता। बट इंदिरा गांधी के समय 1973 में एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। जो 3 सीनियर मोस्ट जज थे इससे ऊपर, उनकी सीनियरिटी को इग्नोर करके। बट आज क्या होता है,
प्रेजेंटली यही प्रोसीजर फॉलो होता है भाई, प्रेजेंटली यही प्रोसीजर है कि भी जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और जो बाकी के जो जज हैं कोलेजियम सिस्टम, ये क्या करते हैं, इसमें एक तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर जजेस, मतलब ये 5 जजेस का कोलेजियम हो गया, वे मिलके डिसीजन लेंगे, वे राष्ट्रपति को बोलेंगे, ये नाम सजेस्ट करेंगे भाई, एक से ज्यादा भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, एक नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई उस हाई कोर्ट में ये जस्टिस होना चाहिए, और इनकी जो सलाह होगी ये सलाह ना होकर एक प्रकार का आदेश है। तो क्या अब बताओ आज के व्यवस्था में क्या सरकार का कितना रोल है भाई चुनने में, जब ये बोल दिया चीफ जस्टिस और उसके साथ 4 और जजेस मिलके उन नामों पर चर्चा करेंगे जिनको आगे वे किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, और जो नामों पर चर्चा होगी वही नाम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। गवर्नमेंट के पास क्यों जाना होता है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति है मेन, राष्ट्रपति ये साइन करवाने जरूरी है, तो जो ये नाम देंगे ना भाई राष्ट्रपति उन नामों पे सहमति देने के लिए बाध्य है। सरकार का रोल नहीं है भाई अपॉइंटमेंट में। अब रिमूवल देखो, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, बोथ हाउस का मतलब भाई लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होता है इसको हटाने का तो ये हटाया जाएगा। अब एक बार कोशिश हुई है भाई आज तक, और वो भी फिर पूरा नहीं हो पाया। इसका आधार क्या होता है, इनकैपेबिलिटी। अब इनकैपेबिलिटी, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये जज कैपेबल नहीं है, ये एक आधार हो सकता है उसको हटाने का। अब स्पेशल मेजोरिटी देखिए क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है जैसे लोकसभा में भी पहले और फिर राज्यसभा में दोनों जगह पे स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए भाई वो प्रस्ताव। मतलब जो प्रेजेंट है एंड वोटिंग उनका तो 2/3 प्लस ओवरऑल सिंपल मेजोरिटी, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान से समझियो भी इसको। मान के चलो आज लोकसभा की ही बात करें हम, 545 एमपी हैं, इसमें पास करवाना है इसको हटाने का जज को, और जिस दिन ये डिस्कशन हो रहा है उस दिन 300 प्रेजेंट है, 300, और 300 में से भी मान के चलो भाई 270 वोट डाल रहे हैं, 270 वोट डाल रहे हैं। हो सकता भी मैं एमपी हूं और मैं उसको बोल दूं कि मैं इसमें भाग ही नहीं ले रहा, मर्जी है मेरी, तो 270 का 2/3 कितना होगा, गुना में 2/3, 180। मान लिया 180 ने हाँ कर दी, लिख रहा है भाई 180, तो 180 इसका 2/3 तो होगा, बट प्रेजेंट का भी 2, तो ये पास हो जाएगा, नहीं पास होगा। मान के चलो कितना होना चाहिए, जितने प्रेजेंट है उसका 2/3, 200 होना चाहिए भाई। तो मान लो 200 लोगों ने पास कर दिया, एमपीओ ने साइन कर दिया, हाँ भाई इसको हटा दो, जो वोटिंग और प्रेजेंट है उनका तो 2/3 होगी, बट ओवरऑल सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए। ओवरऑल सिंपल मेजोरिटी का मतलब 545 का आधा करो, 272 प्लस आया है 273 या उससे ऊपर, इतने होने चाहिए भाई कम से कम।
अब देखो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के बाद भी 200 ने हाँ करने के बाद भी यहाँ सिंपल मेजोरिटी नहीं आई, तो जब भी पास होगा ना बिल, तो ये मान लेना सिंपल मेजोरिटी इससे ज्यादा ही होना चाहिए, 272 से ज्यादा होने चाहिए। और ये इतना आसान नहीं भाई। क्यों आसान नहीं बताओ? पहले फिर ये लोकसभा में होगा, फिर ये ऐसा ही प्रोसीजर राज्यसभा में। राज्यसभा में जैसे 245 है, ठीक है, वहां पे ऐसा ही 2/3 और फिर सिंपल मेजोरिटी भी। क्यों मुश्किल है पास होना? एक तो नॉर्मली मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती भाई। अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट बन भी जाए, अगर जब मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी ना तब ये पॉसिबल है। जैसे मोदी सरकार, जैसे प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, समझे, अगर वो चाहे, उनके पास हो सकता भाई 272 से ज्यादा ही एमपी है, तो ये अगर टारगेट करके किसी जज को हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा बहुत मुश्किल प्रोसीजर है जजों को हटाने का, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द रिमूवल ऑफ जजेस। हमें पता चल गया भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। चले नेक्स्ट पेज। समझ आ गया ना भाई? इसको भी पता चल गया होगा भाई स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। अगर नहीं आया समझ तो 3-4 मिनट पहले करो वीडियो को, दोबारा से देख लो, आ जाएगा आराम से। अब है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, इसकी संरचना। ध्यान दो भाई, संरचना में क्या है? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, ये मान लो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके बाद है, इससे नीचे है हाई कोर्ट, ये मान लो हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके भी नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। जैसे अपना कोई डिस्ट्रिक्ट है, आप लगा लो डिस्ट्रिक्ट कोई भी जहां से आप हो, उसमें अलग अलग, अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत का भी कोर्ट है, फिर गन्नौर है वहां के अलग कोर्ट है, खरखोदा का अलग कोर्ट है, गोवाना में अलग, ये है सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। जब जो अलग अलग विधानसभाओं में भी हो सकते हैं कोर्ट, या भाई अलग अलग जो तहसील है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये तहसील बेस्ड होते हैं भाई। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी तहसील हो सकती हैं, तो वहां पे होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखो क्या है, यहां से जो डिसीजन है ना यहां भी मंगाया जा सकता है। यहाँ पे कोई केस है, यहाँ सीधा इस पे मंगा सकते, वो कर सकते हो। ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, यहां से केस। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है यहां से यहां भी जा सकता है, और यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से फिर यहां भी जा सकता है। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? इसका मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ये अलग अलग नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है। देखो कुछ फेडरल देशों में क्या होता है, ये है सेंटर गवर्नमेंट। फेडरल देश भी होते हैं जहां पे सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड है, भारत में भी है, बट उसके बाद भी भारत में इन जैसी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट का अलग कोर्ट है, सेंटर के अलग कोर्ट है। मतलब जो स्टेट सेंटर से जुड़े सब्जेक्ट है ना, जैसे अपने यहाँ भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे डिसीजन लेने का हक सेंटर को है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पे डिसीजन लेने का काम होता है स्टेट के पास। अगर हम अमेरिका की बात करें, वो परफेक्ट फेडरल कंट्री है, तो उसमें जो सेंटर जिन चीजों पे डिसीजन लेते हैं ना, उनका कोर्ट अलग है, और स्टेट अपने विषयों पर डिसीजन लेगा। ये कोर्ट दोनों अलग अलग हैं। ये कोर्ट इसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, और ये कोर्ट इसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में ये एक व्यवस्था, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जस्टिस है अपने देश में।
एक व्यवस्था है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं भी ये सेंटर के मामले देख रहा है, ये स्टेट के मामले देख रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट के मामले देख रहा है, ये और छोटे मामले देख रहा है, ऐसा नहीं है। ये सभी न्याय का हिस्सा है। सारे के सारे क्या करते, देखो यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस है, जैसे छोटे लेवल पे कोई भी सिविल केस हो, ध्यान से रुकना भाई, प्लस क्रिमिनल केस हो, ये दोनों ही प्रकार के केस को ये देखेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देखेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा कोई केस है, इससे बड़ा केस है, और ये भी केस डिस्ट्रिक्ट भी देख लेगा। ऐसे ही जो स्टेट में जो काम हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट है और पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की पावर भी देखेंगे हम अलग से, आगे जो है सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट अपने पास किसी भी कोर्ट से किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है। मान के चलो यहाँ पे कोई केस है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि भी ये केस पूरे देश के सामने आना चाहिए, समझ में आया भाई, कि ये केस ऐसा है कि भाई पूरे देश को इस केस का पता होना चाहिए, तो ये अपने पास मंगवा लेगा इसको। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कई बार क्या होगा, मान लिया इस कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दे दी, मतलब भाई कैपिटल पनिशमेंट, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बताया कि भाई इस आदमी को फांसी होनी चाहिए। आप इसके बाद इस कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा कि भाई मैं इसकी अपील को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। दूसरे जो फेडरल कंट्री है, अगर यहाँ पे इस कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो आप किसी और कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, या फिर इस कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो इस कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, किसी भी कोर्ट में कोई फैसला होगा और आप उससे सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपील नहीं भाई। उसके बाद क्या करोगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो? भगवान का नाम। तो भगवान अगर उस जज की बुद्धि को थोड़ा सा वो करे और वो खुद बोल दे कि भी हमारी गलती थी, ये तो बेगुनाह है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज इससे ऊपर किसी की अपील नहीं। ठीक है, ये है अपने देश में कोर्ट व्यवस्था, समझे। सबसे ऊपर इसमें सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें इसकी पावर देखेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही एक, ये मान लो जुडिशरी को रिप्रेजेंट करने वाला जो सबसे मुख्य कोर्ट है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहां तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा भाई, इसमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं थी। करें नेक्स्ट पे शुरू भाई। चलो थोड़ा सा कलर बदलने, है अच्छी राइटिंग। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट मत मान लेना भाई, ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, इसके कई प्रकार के जुरिस्डिक्शन है भाई। एक तो है, अब दूसरे पेन से लिख दूं, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दिख रहा है भाई ये रेड कलर का पेन, दूसरा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। दूसरा है एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। थर्ड है रिट जुरिस्डिक्शन। फोर्थ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सबको बताऊंगा, मतलब क्या क्या है इसमें। और फिफ्थ है
स्पेशल पावर्स। ठीक है, ये जो 5 प्रकार का जुरिस्डिक्शन है भाई सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर है, दिख रहा होगा ना भाई, सिंपल सी बात है। एक तो ओरिजिनल वास्तविक अधिकार क्षेत्र, अपीलिएट अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अपीलिएट का मतलब होता है अपील करना, रिट 11th क्लास में हमने पढ़ा है रिट, तो रिट वाला जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी सलाहकारी जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र, और स्पेशल पावर, कुछ इसकी स्पेशल पावर भी है। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि जब मतलब केसेस डायरेक्ट कंसीडर बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है वे केस जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस होंगे, ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो किसी अन्य कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकते। जैसे 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 अभी समझ आ जाएगा, जैसे डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ए। दूसरा है स्टेट स्टेट। बताओ, अगर केंद्र सरकार और किसी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो भाई वो क्या होगा, बताओ, ध्यान से समझो। भारत में कुछ फेडरल क्वालिटीज हैं। फेडरल क्वालिटी का मतलब है भाई सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर उसको लेकर कोई भी विवाद छिड़ता है, कोई भी विवाद सामने आता है, तो सीधा का सीधा कहां पे डिस्कस होगा, सुप्रीम कोर्ट में। ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर दो स्टेट के बीच में विवाद है तो वो कहां पे डिस्कशन होगा, इसमें। राष्ट्रपति से जुड़ा कोई विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा विवाद, राष्ट्रपति के हटने से जुड़ा विवाद, राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा विवाद, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहां पे लिख भी सकते हो भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एटसेट्रा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मान लिया प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन हुआ और उसमें आपको ऐसा लगा तो आप जो केस करोगे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना कि किसी लोअर कोर्ट में। वाइस प्रेसिडेंट, समझ में आई है भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जब केस डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट हो, वो केस भारत के किसी दूसरे कोर्ट में डिस्कस ना होता हो। सिंपल, ठीक है, आगे चलें। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है भाई जब मतलब अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अभी बताया था कि अगर आपको किसी लोअर कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी है तो यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई हम इसके फैसले से सहमत नहीं है। ये अपील करने का सबसे उच्चतम स्तर है सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द हाईएस्ट लेवल टू अपील। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहेगी कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट करे या नहीं। जब दिख रहा भी आप डायरेक्ट अपराधी हो, हर एक चीज आपके अगेंस्ट है और आपको एक पनिशमेंट दी गई और आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि जी एक बार फिर से देख लो, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उसको चेक करके ये बोल देगा भी मैं नहीं लेता इसको, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अपील करने का ये सबसे हाईएस्ट लेवल है सुप्रीम कोर्ट, यहां पे ध्यान रखो। ठीक है, तीसरा इसमें इतना ही लिखना है, ये सबसे हाईएस्ट यस हाईएस्ट लेवल ऑफ अपील, ये ध्यान रखना बस, अपील करने का हाईएस्ट लेवल। रिट जुरिस्डिक्शन,
रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब बताओ भाई। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये तो रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का भी होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। कितने प्रकार के रिट्स हो सकते हैं बताओ? होते हैं, देयर आर 5 काइंड ऑफ रिट्स, जैसे प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, समझे, हैबियस कॉर्पस, ये है ना रिट, हमने पढ़े भी हैं। जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि भी उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करे थ्रू इशूइंग रिट्स। हाँ, ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ना, ये हाई कोर्ट का भी है। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, समझे? क्लियर रहेगी भी ये ध्यान। तो रिट जुरिस्डिक्शन में हमें इतना करना है, और बाकी एक बार बुक के साथ साथ पढ़ोगे तो इसमें और भी मजा आ जाएगा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के राष्ट्रपति इट गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट पब्लिक मैटर्स इफ प्रेसिडेंट आस्क फॉर एडवाइस। इसमें क्या लिख दिया? इसमें ये लिख दिया कि अगर राष्ट्रपति किसी इंपॉर्टेंट विषय पर सलाह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है सलाह, बट उस सलाह को मानना और ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी। तो ये राष्ट्रपति की मर्जी है उस सलाह को मानने या ना मानने। फिर उस सलाह का क्या फायदा है? देखिए, राष्ट्रपति का सलाह लेने का मतलब है सरकार कोई सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाह रही। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति सरकार के सबसे मुख्य पद का नाम है, और सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ही एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से जब कोई पब्लिक मैटर हो, कोई लोगों को प्रभावित करने वाला अगर कोई मुद्दा है तो। इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये सरकार की या राष्ट्रपति की मर्जी है, वो उस एडवाइस के अनुसार काम करेगा या नहीं। फिर भी इसके दो बेनिफिट हैं भाई, इसके दो मायने हैं। सबसे पहले ये कि अगर हमें कोई कानून बनाना है सरकार को, उस कानून बनाने में क्या क्या संवैधानिक इशू आ सकता है। मान के चलो कि एक कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद वो पता चला, जब वो न्यायपालिका ने उसको चेक करा और वो पता चला कि भी ये तो संविधान के खिलाफ है ये कानून, तो सारा का सारा जो काम सरकार ने किया, पार्लियामेंट ने किया, वो सारा का सारा बेकार होगा। तो इससे क्या होता है, जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहती है तो उससे जुड़े जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जो संवैधानिक इश्यूज हैं, पहले ही सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर लेगी ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। हाँ, ये मर्जी है सरकार की। कई बार ये भी होता है कि भी कोई कानून बनाना है, उससे जुड़ी कोई सलाह लेनी है कि जी हम ऐसे ऐसे कानून बनाना चाहते हैं, तो कृपा करके हमें थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करें, हम कैसे ये कानून बनाएं। तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी हो एडवाइस दे या ना दे, वो कह सकता भी ये तुम्हारा काम है, तुम देखो। दूसरी बात, राष्ट्रपति का भी के ऊपर ये कोई बाध्यता नहीं है, वो इनकी दी गई एडवाइस को माने या ना माने। बट उसके बाद भी आपको पता चल गया भी इसका फायदा है। जब अगले टॉपिक बताऊंगा ना, वहां पे और आइडिया हो जाएगा एडवाइजरी इस जुरिस्डिक्शन का। और लास्ट है स्पेशल पावर। स्पेशल पावर का मतलब क्या है?
कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है वो सारे देश के जो भी अन्य कोर्ट हैं, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वो उनमें एक अभिलेख के रूप में जाना जाएगा। इसका क्या मतलब है, उसको उसको एक इस प्रकार से कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और उसके आधार पे हम ये डिसीजन दे रहे हैं, उसको कोर्ट करा जाएगा हर कोर्ट में। ठीक है। तो दूसरी बात स्पेशल पावर में ये भी है, भाई सुप्रीम कोर्ट चाहे अगर कहीं भी कोई केस चल रहा है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की अपील भी नहीं कर रखी किसी ने, तो भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है, उसकी ये मर्जी। ठीक है। तो ये स्पेशल पावर है कि भाई एक तो इसके डिसीजन पूरे भारत देश में, जो भारत का पूरी ज्योग्राफी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ईस्ट से वेस्ट में जहां तक भी पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, वहां तक इसके डिसीजन मान्य होंगे। दूसरी बात इनकी मर्जी है, अगर कहीं भी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो ये उसको अपने पास मंगवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रह जाएगा भाई, सिंपल है, इसको एक बार बुक के साथ और पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ है ही नहीं, सिंपल है बिल्कुल। तो ऐसे ये इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले भाई। अगला जो आपका टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म। ध्यान दें, जुडिशियल एक्टिविज्म, अगर इसको हम हिंदी में लिखें न्यायिक सक्रियता। एक्टिविज्म का तो मतलब समझ गए भाई, अगर इसको हम सोचे तो न्यायपालिका और का ज्यादा एक्टिव हो जाना। हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तीनों ही ऑर्गन्स को अपनी अपनी पावर दे रखी है और उस पावर पे लिमिट बता रखी है, उसका दायरा बता रखा भी तुम्हें कहां तक काम करना है। एक्टिविज्म का मतलब ये होता है जब ये उस दायरे को क्रॉस करके काम करता है। दायरे को क्रॉस करने का मतलब ये नहीं भी ये गलत काम कर रहा है, बट उस जब ये दायरे को बढ़ा देता है अपने को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का यूज करके ही। बात समझे भी कैसे क्या होता है। आपने कभी नाम सुना भी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुना भाई? जनहित याचिका, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जनहित याचिका। इसको हम SAL के नाम से भी जानते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन। नहीं सुना होगा, चलो मैं बता देता हूं। परंपरा क्या थी कि भाई कोर्ट में जो केस वही कर सकता है जो एक पक्ष होगा। नॉर्मली क्या होता है, आपकी और मेरी लड़ाई है, आप भी कोर्ट में नहीं गए, मैं भी कोर्ट में नहीं गया, तो केस खत्म, केस है ही नहीं फिर। ऐसा ही होता है ना भाई, वो केस जो इफेक्टिव है, इफेक्टेड है किसी कारण से, अगर वो कोर्ट में केस करता है तो वो केस की सुनवाई होगी कोर्ट में। ऐसा था, मतलब एक पीड़ित पक्ष होता है और एक जो दूसरा पक्ष है, इन दोनों में से अगर कोई कोर्ट में नहीं जाता केस करने तो फिर वो केस का कोई मामला नहीं बनता था। अब 1979 के बाद, 1979 में ऐसा क्या होगा फिर, सुप्रीम कोर्ट ने एक, जब कोई भी एक थर्ड पार्टी ने केस दायर करा, जैसे आप एक केस दायर करो कि भी हमारे जो शहर में ऐसे ऐसे एयर पोल्यूशन है, या फिर हमारे शहर में कुछ जमीन है उस पे बाहर का कोई आदमी कब्जा करे हुए, वो जमीन आपकी नहीं, उन्होंने आपकी जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा, वो एक गवर्नमेंट की जमीन हो सकती है,
और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई कर दी। एक एनजीओ ने एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई कि भाई जो जेल में बंद है ना, उनके अधिकारों को लेकर। उस याचिका में क्या था कि कुछ आदमी जेल में इतने सालों से बंद है, अगर उस टाइम पे वो उनका दोष सिद्ध भी हो जाता तो भी उनकी सजा पूरी हो जाती। जैसे आपने कोई क्राइम करा और उसकी सजा है 5 साल और आप जेल में बंद हो 10 साल से और वो केस ऐसे ही चल रहा है, सजा हुई नहीं है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। यहाँ पे क्या होगा, एक पक्ष है अपराध करने वाला, दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर अपराध हुआ है। अगर कोई थर्ड पक्ष, थर्ड पार्टी इनको लेकर केस करे तो उसकी भी सुनवाई कोर्ट ने करी। और यहां से है ना अलग लेवल के डोर ओपन हो गए भाई लोगों के लिए। बहुत सारे एनजीओ थर्ड उसमें पार्टी के रूप में केस करने लगे। कहीं पे कोई भिखारियों के लिए, कहीं पे कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए, कहीं पे कोई इन्वायरमेंट के लिए, कहीं पे कोई वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कहीं पर सफाई के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अलग प्राइवेट व्यक्ति केस करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में। और सुप्रीम कोर्ट ने उन केसों की सुनवाई करनी भी शुरू कर दी। इससे हुआ क्या, इससे फायदा पता क्या हुआ, ये जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे ना बहुत सारे गरीब आदमी, बहुत सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कोर्ट तक जाने के रास्ते ओपन हो गए भाई। अब मान लिया मैं गरीब आदमी हूं, मेरे साथ किसी ने अत्याचार कर दिया, तो भाई मेरी औकात तो है नहीं कोर्ट में जाने की, तो किसी एनजीओ ने मेरी तरफ से केस लड़ दिया और उसमें हक में मेरे भी फैसला आ गया। तो इससे क्या होगा, जो पीड़ित है उनकी सुनवाई करने वाले या उनके लिए केस लड़ने वाले दूसरी संस्थाएं भी आगे आने लगी। इससे वो मुद्दे भी छुए गए पब्लिक इंटरेस्ट के जो आज तक कोर्ट में नहीं गए थे। अब इन्वायरमेंट को लेकर बताओ, इन्वायरमेंट का प्रभाव कहाँ कहाँ, ये तो ओवरऑल प्रभाव है। अगर इस पे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है तो भाई सफाई की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, तो बहुत सारे एनजीओ ये काम करना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेसी मजबूत हुई, इससे जुडिशरी का डेमोक्रेटाइजेशन होगा भाई, लोकतांत्रिकरण ऑफ न्यायपालिका, न्यायपालिका का लोकतांत्रिकरण। आम आदमी उससे जुड़ने लगे। अब आम आदमी की पहुंच कोर्ट तक हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि दूसरे भी उसकी तरफ से केस दायर कर सकते थे, पीआईएल दायर कर सकते थे। इसका बड़ा फायदा हुआ। इसने फिर न्यायिक सक्रियता में ही कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी एडवाइस करना शुरू कर दिया कि भाई ये आपका काम है, आप काम क्यों नहीं कर रहे। अब है ना कोर्ट सिर्फ एक न्यूज के माध्यम से, किसी अखबार की कटिंग के माध्यम से भी उसको केस बना सकता है। किसी ने केस नहीं करा पर कोर्ट ने खुद उसको केस बना दिया। कहीं पे सरकार अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही, उसको गाइडेंस दे दी। कहीं पे जैसे अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी है, सीबीआई है, ठीक है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, अगर वो प्रॉपर से काम नहीं कर रही तो उनको एडवाइस करने का न्यायपालिका ने काम शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, देखो, इट इनहांस अकाउंटेबिलिटी ऑफ अदर ऑर्गन्स। पार्लियामेंट की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, एग्जीक्यूटिव की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, एक्सेस टू ऑल द पीपल, जुडिशरी का सभी लोगों की जुडिशरी तक पहुंच सुनिश्चित होती है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं उनकी सुनवाई होनी शुरू होगी भाई। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी,
न्यायपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोगों की सुनने वाले आए भाई न्यायपालिका के रूप में। तो यहाँ पे इस जुडिशियल एक्टिविज्म का कई सारे फायदे हमें देखने को मिली, बट इसके कई नेगेटिव पॉइंट भी आए भाई। ओवरबर्डन सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है ये, कि भाई पहले ही इतने सारे केस हैं, अब बहुत सारी पीआईएल दाखिल होने लगी, तो जो बर्डन था ना पहले, अब वो ओवर बर्डन में कन्वर्ट होगा। अब न्यायपालिका के पास बहुत सारे केस आने शुरू हो गए भाई। ओवर बर्डन होगा कि नहीं होगा, तो होगा। अब ये केस बहुत सारे झूठे भी हैं, बहुत सारे सच्चे भी हैं। अब हर केस की पड़ताल करना, जांच करना, फिर वो न्यायपालिका का काम। दूसरा, जो बैलेंस ऑफ पावर था ना, बैलेंस ऑफ पावर, उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आया है। अभी शुरुआत में जब बताया था कि जो तीनों ऑर्गन है, इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कर रखा है और क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये सीबीआई को, पुलिस को बोल रहा है भाई अपने काम करने के लिए, वो काम है एग्जीक्यूटिव का। मान के चलो लोगों ने केस दायर कराई कि पीआईएल लगाई कि जी इस अपराध के लिए कानून नहीं है, तो आप प्लीज सरकार को बोले कोई कानून बनाना। जैसे हमें ये है कि भाई रेप एंड मर्डर केस मान के चले, तो उसमें लोग चाहते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर फांसी हो दोषी को, और हमने कोर्ट में केस करा कि जी ऐसा होना चाहिए, और कोर्ट ने उसको, सरकार को बोला कि, पार्लियामेंट को बोला कि भाई तुम बनाओ। अब कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, बट उसके बाद भी जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं उस कानून बनाने वाले काम में भी इंटरफेयर है ये। अब सरकार ने एक प्रोमिस करा कि भाई हम इतने दिन में इस रिवर की सफाई, गंगा की सफाई कर देंगे या यमुना की सफाई कर देंगे। मान लिया 6 महीने का टाइम दिया, अब 6 महीने में वो हो नहीं पाया, तो कोर्ट क्या करने लगा, न्यूज़पेपर में आया भी सरकार ने ये काम नहीं करा, तो कोर्ट उसको एडवाइस दे रहा है कि भाई सरकार ने ये काम नहीं करा और ऐसा कर देना चाहिए था। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, कहीं ना कहीं इंटरफेयर लगा भाई एग्जीक्यूटिव को भी और पार्लियामेंट को भी। आम लोगों को फायदा हुआ है, इसके नुकसान बता दिया भी, ओवरबर्डन है। और दूसरी बात, जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो बना रहना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसको आप अपने हिसाब से ये देखो भाई, इसका फायदा है या नुकसान है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है आज के दिन भी, बट आगे आगे की भी मैं बता देता हूं। एक समय आएगा भाई, फिर यहाँ पे कंट्रोल होगा न्यायपालिका पे, ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसका अंत नहीं कोई भी। इससे तो है ना, जो पावर ऑफ बैलेंस है वो इसके फेवर में चला जाएगा, जुडिशरी के। अभी एक टॉपिक और करेंगे, वहां आपको पता भी चल जाएगा भी न्यायपालिका किस प्रकार एक बैलेंस ऑफ पावर से किस प्रकार सबसे शक्तिशाली ऑर्गन के रूप में भारत में स्थापित हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको भी पढ़ लेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म समझ में आया है भाई? ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखना है, जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके बाद है जुडिशरी एंड राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जुडिशरी एंड राइट्स। ध्यान दो भाई इस पे। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, उस चैप्टर में पढ़ा था ना, कौन सा चैप्टर था? सेकंड। उसमें एक आर्टिकल था 32, और शुरुआत में जब ये चैप्टर हमने शुरू करा तब भी ये बताया था कि जुडिशरी का एक फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है।
इस विषय में दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे भाई। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32। 32 इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 2 to 6 इन केस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ये जो दो आर्टिकल है ना, इन्होंने भाई पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को। क्या पावर दे रखी है? इस आर्टिकल के अनुसार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों की वायलेट करता हो। नो लॉ मेकिंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता जो उनको वायलेट करता हो। और अगर कोई कानून है, एग्जिस्ट करता है पहले ही, तो उस सीमा तक वो जीरो माना जाएगा जहां तक वो वायलेट करता है। मान लिया एक कानून है, ये कानून बना रखा है और इस कानून का इतना हिस्सा, यहां तक का हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ये पहले बना रखा है मान लिया, तो ये कानून यहां तक शून्य हो जाएगा और उसके आगे ये ठीक रहेगा। और बाई चांस ऐसा कि भी पूरा का पूरा कानून है तो, और पूरा का पूरा कानून इसको हम बचा नहीं सकते कि भाई फंडामेंटल राइट के वोलेशन है और हम उस पार्ट को निकाल नहीं सकते उससे, तो सारा का सारा कानून क्या होगा? शून्य होगा। पहली बात देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो कानून उस सीमा तक शून्य होगा, जीरो होगा, जहां तक वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। दिस गिव्स द पावर टू जुडिशरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब दोबारा उसको रिव्यू करने का। अब कोई कानून बना दिया, कोर्ट के पास गया, अब कोर्ट उसको रिव्यू तो करेगा। अब रिव्यू करने का मतलब क्या है? कानून बनाने का काम किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कानून बनाने में सुप्रीम है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। बट वो कानून फिर चेक कहां पे होगा? न्यायपालिका के द्वारा, कि भी ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कानून बनाने की एक और सर्वोच्च शक्ति है जुडिशरी भी, यहां पे वो चेक होगा भाई। यहां पता चल गया अभी आर्टिकल 13। और आर्टिकल 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट, या आर्टिकल 2 to 6 के अनुसार हाई कोर्ट कैन इशू 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। हमने रिट्स पढ़ रखे हैं भाई पहले। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। और 226 आर्टिकल में क्या है? हाई कोर्ट ऐसे ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अगर किसी का, ठीक है, वो होता है तो। अब दूसरी बात देखो यहां पर क्या हुई। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली इसको, कि कोई भी कानून है, शुरुआत में देखो यहां से शुरू हुई है फंडामेंटल राइट से। फिर अपना देश का हमें पता फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर है भाई, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सेंटर और स्टेट, मान लिया कोई कानून बनाया जा रहा है और उस कानून में स्टेट की पावर को कम करने की कोशिश हो रही है भाई, ठीक है,
तो उस कानून को रिव्यू करेगी जुडिशरी कि भाई ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये जो इन्होंने जुडिशियल रिव्यू और ये आर्टिकल 32 और 26 के तहत इसको पावर है जुडिशरी को। अब ये जो दो आर्टिकल हैं, इन्होंने क्या पावर दे दी सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को? एक तो पावर होगी भैया सीधा जुडिशियल रिव्यू की, एक दूसरी बात इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंटरप्रेट भी कर सकती है। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है उसका क्या मतलब है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों पावर दे दी इन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी करती क्या है, कोई भी कानून, जैसे अभी ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला बताया, अगर ऐसा लगता भी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसको कैंसिल कर देगी जुडिशियल रिव्यू के तहत। ये बोल देगी कि भाई ये सही काम नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ही है सबसे ऊपर वाले स्तर पर, इसके पास ये पावर है कि भी कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करता है जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के तहत। और जुडिशियल रिव्यू ये एक ऐसी पावर है भाई सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास जो कहीं ना कहीं दोनों ऑर्गन्स से इसको पावरफुल बना देती है। ये ध्यान रह जाएगी भाई ये बात। देखो फिर भी हमें ये पता भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये दोनों ही जो हथियार है जुडिशरी के, ये जो दोनों ही पावर है, इन्होंने जुडिशरी को कहीं ना कहीं दोनों ऑर्गन से ज्यादा पावरफुल बनाया है कि नहीं। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके पास ये पावर है कि भी आप ये चेक करोगे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, तो आप पावरफुल हो, क्योंकि लास्ट में आपकी हाँ के बाद वो कानून बनेगा। अगर कोई कानून बना दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट जुडिशरी के पास गया और उसने बताया भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो कानून जीरो। तो ये मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्टर भी है, संविधान की व्याख्या करने वाला भी काम होगा, किसी भी चीज को रिव्यू करने वाला भी काम होगा इसका, इसलिए ये थोड़ा पावरफुल बना देता है इन चीजों को। ठीक है, अब एक जो लास्ट टॉपिक है भाई, जुडिशरी एंड राइट्स, नहीं जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट लगा लो या लेजिस्लेटिव लगा लो। हमें पता है जो इसकी पावर है ना जुडिशियल रिव्यू की, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये दो पावर हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अभी पढ़ा है भाई इसको और ज्यादा पावरफुल बनाया है। ठीक है, जब भी अब शुरुआती दौर में, मतलब आजादी के बाद और स्पेशली 1967 से लेकर 1973 के बीच, इन दोनों के बीच कई सारे विवाद आए अपने अपने जुरिस्डिक्शन को लेकर कि भी मेरा काम क्या और मेरा काम क्या। ये कह रही है भाई कानून बनाने का मेरा अधिकार है, हम सुप्रीम है, हम कुछ भी कानून बना सकते हैं, और ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। अब ये कह रही है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे भी ये अधिकार दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, और यदि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कानून बनाते हो तो भाई मैं तो बीच में बोलूंगी। समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको तो ये बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिस्प्यूट बना दिया, सॉरी टू से, बट कॉन्स्टिट्यूशन के इनके क्लियर प्रोविजन ना होने के कारण बाद में विवाद बना भाई। ये तो कह रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें है ना वो दे रखी है पावर कोई भी कानून बनाने की, अच्छी बात है, दे भी रखी है। ये बोली जी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दे रखी है कि भाई कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो जाए देश में तो हम चेक भी करेंगे। इसी चीज को लेकर कई सारे सवाल कि भाई जो पार्लियामेंट है कैन
पार्लियामेंट abridge the fundamental rights? Can parliament curtail the right to property? अभी बताऊंगा ये क्या लिख दिया. What are the powers of parliament regarding constitutional amendment? ये विवाद के इशू लिख दिए भाई, ये भी और ये भी. ये विवाद था कि क्या पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट बोल रहा नहीं कर सकती. ये विवाद का विषय है. एक चौथा और भी, डी, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ध्यान दो भाई, डीपीएसपी में हमने पढ़ा है, डीपीएसपी का मतलब है पूरे सोसाइटी का फायदा, सोसाइटी के स्तर पर देश के लिए काम होगा. और फंडामेंटल राइट्स का मतलब है इंडिविजुअल की पावर. और ये ध्यान रखना भाई, अगर आप पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के राइट्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे सोसाइटी का एक काम है कि भाई सोसाइटी में सभी को एक निश्चित बता दिया भाई 10 बजे तक आपको डीजे बजाना है, सोच के समझ. तो क्या वो सोसाइटी के लिए तो सही होगा, बट जिसको बजाना है वो इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि यार 10 की बजाय 12 बजे तक का टाइम मिल जाए. तो ये भी विवाद रहा है. सरकार कई बार डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो सकता है या नहीं. क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है? क्या जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा सकती, इसको कम कर सकती, इसको समाप्त कर सकती है? क्या भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किस हद तक सुधार करे या अमेंडमेंट कर सकती है? जैसे मान लिया एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने लग जाए पार्लियामेंट कि भाई जुडिशरी को कोई पावर नहीं देते, हम इसकी पावर छीन लेंगे, तो क्या ऐसा अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं? ये कई सारे विवाद इन दोनों के बीच में उभरे. क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है. ये क्यों उभरा? आपको पता है इमरजेंसी वगैरह उस टाइम पे, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी, समझे, उस टाइम पे तो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करी गई थी. कई बार उनकी सरकार में कई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे गए, जिससे उनकी सरकार में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में विवाद हद से ज्यादा बढ़ गए थे भाई. और विवाद बढ़ने भी जरूरी थे. विवाद बढ़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन की तरफ जाओगे. देखो, खांसी जुकाम हो रहा है, छोटी छोटी बीमारी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं. कोरोना आई, जब देखा ना भाई एग्जिस्टेंस खतरे में है मानव जाति का, तो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में दवाई आ गई. और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो सदियों से चल रही है, बट वो मानव एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं है, तो उनकी दवाई नहीं आ रही. विवाद तो पहले दिन से है, बट यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई भाई. अब देखो क्या करना था. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था भाई. इसका मतलब है किसी के पास कोई भी अपनी जमीन को खरीदे या बेचे, ये उसकी मर्जी है. अब सरकार कुछ डेवलपमेंट के काम करना चाह रही है, कहीं से रेलवे लाइन बिछानी है, और लोगों ने जमीन को बेचने से कर दिया मना, क्योंकि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जमीन को बेचें या ना बेचें. और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि बिल्कुल लोगों का राइट है. अगर लोगों का अधिकार है, अगर वो जमीन नहीं बेचेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? समझे? तो ये विवाद है.
कि भाई पार्लियामेंट की कितनी पावर है, वो किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, ये सारी की सारी विवाद है। कि भाई क्या पार्लियामेंट सरकार डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर सकती है या नहीं, ये सारे विवाद है भाई। और इन विवादों का सॉल्यूशन निकला 1973। ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सच में इससे शानदार समय कोई नहीं भाई। बहुत सारे विवादों को सुलझा के रख दिया इस साल ने। यहाँ पर एक केस होता भाई, केशवानंद भारती केस। नाइनटीन 1973, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जज थे। ये आज तक की सबसे बड़ी बेंच रही है भाई सुप्रीम कोर्ट की। इन्होंने फैसला दिया और यहां से जो निकला ना वो आया भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा। देखो एक बात ध्यान रखियो भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे देश में मान्य होगा, ये हमने बात पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है, ये भी बात पढ़ी है। 13 जज वाली क्या बात है, अगर कोई डिसीजन 13 जजेस ने पास करा है तो उसको बदलने के लिए 13 से ज्यादा जज होने चाहिए। बताओ कितने ज्यादा होंगे भाई? 15 जज, 17 जज, 14 हो सकते हैं। मान लिया 14 हो तो 7 हाँ कर रहे हैं, 7 ना कर रहे हैं, तो फैसला कैसे निकलेगा? तो हमेशा ओड नंबर में होगी जजेस की जो काउंटिंग होगी। तो 13 से बड़ी बेंच में कम से कम कितने जज होंगे? 15। 14 नहीं होंगे, 15 होंगे कम से कम, ठीक है। और वो 15 जज बैठ के इसको फैसले को बदल ले तो अलग बात है। अदरवाइज जब तक ये है 15 जज नहीं बैठते तो ये फैसला मान्य होगा। ऐसा ही है सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन का। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है और उससे बड़ी बेंच बैठनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं भाई 2 जज 3 जज बैठे और इस फैसले को उलट दिया, नहीं। 13 जज है तो 13 से ज्यादा होने चाहिए, यानी मिनिमम 15 जजेस होने चाहिए। अब इसमें क्या बताया सुप्रीम कोर्ट का, क्या डिसीजन था? आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बेसिक स्ट्रक्चर और नो वन हैज द पावर टू वायलेट दिस बेसिक स्ट्रक्चर, इवन पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट कोई भी काम कर सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों को भी वायलेट कर सकती है, वो जो भी उसको करना कर सकती है। बट बेसिक स्ट्रक्चर है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट नहीं कर सकती भाई। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी जुडिशरी ने अपने ऊपर को अपने कोई पावर दी भाई, वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात बताऊं, वी आर ए सेकुलर कंट्री। भारत एक सेकुलर देश है और कोई चाहे कि भी इस देश को हम किसी खास रिलीजन का, किसी खास कास्ट का बना दे तो वो नहीं बना सकते। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी है भाई, तो हम इसकी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना उसको नहीं समाप्त कर सकते। समझे? भारत में एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल का मतलब सेंट्रल स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम उस फेडरल सिस्टम है ना जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खराब नहीं कर सकते या उसको समाप्त नहीं कर सकते। जो भी काम होगा, देखो बेसिक स्ट्रक्चर से जुडिशरी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। सीधी सी बात है, आप कुछ भी करो, पार्लियामेंट कुछ भी करो, सरकार कुछ भी करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है तो दैट विल बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, और जुडिशरी हैज द पावर टू मेक दैट वर्क जीरो। अगर कोई कानून है उसको जीरो घोषित कर सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करता है तो। यहां से हर चीज का सॉल्यूशन निकल गया। अब देखो सबसे पावरफुल कौन आज के दिन, लगाओ हिसाब किताब। कानून बना दिया, यहां पे चेक होगा बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार है या नहीं। अभी कुछ कानून आए थे थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इससे थोड़ा पॉलिटिकल हो जाती हैं चीजें।
बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जो बना दिए गए हैं, बट उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि दे वर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द जुडिशियरी। बट ऐसा नहीं है भाई सारे के सारे विवाद का सॉल्यूशन होगा, और भी कुछ विवाद हैं, जैसे ऐसे तो अभी मैं बताऊंगा, सिर्फ ज्यादा उस पर वो नहीं है। पार्लियामेंट के पास अपने आप को रेगुलेट करने की शक्ति है। जैसे पार्लियामेंट में बैठे हैं सारे आदमी, सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे खुद को रेगुलेट करते हैं अपने बिहेवियर को। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, समझे, उसके पास पावर है भाई, वो उनके व्यवहार पे नजर रखेगा। पहले तो पता है एक 9th शेड्यूल है, एक बार ध्यान से सुनो भाई, 9th शेड्यूल, उसमें ये है अगर इसके अंदर कोई भी हम कानून को इसमें डाल देते हैं तो फिर उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा 9th शेड्यूल में चला गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कुछ भी, चाहे वो गलत तरीके से चुनाव हुआ चाहे सही तरीके से हुआ। बट अब इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया भाई। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भी समस्या होती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। हम इस पद के साथ ऐसा नहीं, इसके साथ न्याय होना चाहिए भाई, अनफेयर मीन्स ना हो इन सारी चीजों में, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट अब चेक कर सकता है। अब हम बात कर रहे थे भाई क्या क्या बचेगा। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मान लिया कोई एमपी गलत व्यवहार कर रहा है पार्लियामेंट में और उसको वहां से निकाल दिया पार्लियामेंट से उसके अध्यक्ष ने, और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि जी मुझे निकाल दिया, ये गलत है, और अब कोर्ट चेक कर रहा अभी इसको सही निकाला या गलत, ये विवाद है भी। क्या भाई कोर्ट के पास ये भी पावर है? नॉर्मली आज तक क्या होता है, पार्लियामेंट का जो वहां पे लोकसभा या राज्यसभा के जो सभा उपसभापति है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसके पास ये पावर है डिसाइड करने का कि भाई ये ठीक है कि गलत है। अगर उसने बोल दिया भाई ये गलत है और इसको बाहर निकाल दो, तो फिर किसी के कोर्ट में नहीं जा सकता। बट इस चीज को लेकर विवाद है, क्या फिर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या कोर्ट यहां भी अपना इंटरफेयर करेगा या नहीं, ऐसे कई सारे विवाद आज भी हैं। ठीक है, और ये जो विवाद है ना भाई, एक और मैं थोड़ा सा बताऊं, इन विवादों का सॉल्यूशन हो सकता है नियर फ्यूचर में निकले, बट उसके बाद भी आप अगर ओवरऑल ध्यान दोगे, अगर आपने कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से सुना है देखा है, तो इस चीज को आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को ज्यादा पावरफुल बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बना ही बनाया है, जुडिशरी ने उसको इस हिसाब से एक्सप्लेन करा है कि उसको पास ज्यादा पावर आ गई, क्योंकि जुडिशरी के पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस संविधान की रक्षा करना। ठीक है, अब संविधान क्या है, जो पहले तो संविधान सभा ने बनाया, अब संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर है पार्लियामेंट में। तो किस हद तक अमेंडमेंट कर सकती है? तो ऐसा ना हो भाई संविधान को ही बदल दे पार्लियामेंट, तो फिर तो समस्या होगी। संविधान ने मुझे एक पावर दे दी कि भाई तू कानून बना, तू कोई भी कानून बना सकता है, और मैं ऐसा करूं, ऐसा कानून बना दूं, संविधान को समाप्त कर दूं, तो ये ठीक करा मैंने काम? नहीं। तो यहां से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आता है कि भाई आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, आप संविधान में कुछ भी कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या होगा। यहां तक की स्थिति है, जो आज का समय है ये हमने अच्छे से देख लिया है, बुक के साथ इसको पढ़ लेना। जल्दी ही जब नेक्स्ट क्लास का टाइम आएगा तो नेक्स्ट क्लास को डालेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।